हूप्स प्लेसमेंट सीरीज। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, और ये हमारी सीरीज का 5वां वीडियो है। राइट, आई होप आपने एब्स्ट्रैक्शन तक के कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है, वो भी हम इसमें कवर अप करेंगे। और कंस्ट्रक्टर की कितनी वेराइटीज आप अपने कोड के अंदर बना सकते हैं, इस बारे में भी बातचीत होगी। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा गया है, उसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में बहुत बहुत स्पेशल मेथड्स होते हैं। राइट, मेथड्स होते हैं आपकी क्लास के। क्लास का डेटा नहीं होते, कोई कीवर्ड नहीं होता, ये क्लास में रहने वाले बहुत ही स्पेशल मेथड्स होते हैं। क्या स्पेशल होता है मैं आपसे भी शेयर करूंगा। अभी बस इतना सुन लीजिए, इतना ध्यान दीजिए कि कंस्ट्रक्टर की मदद से प्रोग्रामर अपने ऑब्जेक्ट को कर सकता है इनिशियलाइज। ऑब्जेक्ट जब मेमोरी में आता है तो वो कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज होता है। हम नहीं चाहते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यूज ऑब्जेक्ट में आए, हम चाहते हैं उनकी जगह कोई मीनिंगफुल वैल्यूज आए। ये करने के लिए हम क्लास के अंदर बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर की जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 3 खासियतें होती हैं, 3 स्पेशलिटीज होती हैं। पहली स्पेशलिटी, जैसा मैंने कहा, कंस्ट्रक्टर क्लास के मेथड्स होते हैं, और ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। अभी तक आपने देखा मैंने क्लास के अंदर शो, डिस्प्ले, इन नामों से मेथड्स बनाए। लेकिन अगर मेरी क्लास का नाम मान लीजिए अकाउंट है और मैं अकाउंट क्लास में अकाउंट के नाम से मेथड बनाता हूं, तो ये कहलाएगा मेरी क्लास का कंस्ट्रक्टर। अगर मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है और मैं स्टूडेंट के नाम से मेथड बनाता हूं, तो ये मेरी क्लास का कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। राइट, तो कंस्ट्रक्टर की सिंपल सी पहचान है, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज नेम ऑफ द क्लास। जावा की जहां तक बात है, और अधिकतर लैंग्वेजेस ये रूल मानती हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी है जो इस रूल से डिफरेंस है, मतलब उनमें कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा नहीं हो। लेकिन जावा, सी प्लस प्लस, जितनी पॉपुलर लैंग्वेजेस है वो ये मानती हैं द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज नेम ऑफ द क्लास। दूसरी बात जो आपको समझनी है, आप नॉर्मली ये मानते हैं कि अगर कोई मेथड कुछ नहीं रिटर्न करता तो हम उसकी रिटर्न टाइप वॉइड रख देते हैं, करेक्ट। लेकिन कंस्ट्रक्टर की वॉइड भी नहीं रखते। यानी ये पहले ऐसे मेथड हैं जावा कोर्स में जिनकी रिटर्न टाइप को ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। आप रिटर्न टाइप की जगह कुछ भी मेंशन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा, बॉडी आएगी, रिटर्न टाइप को आप छोड़ देंगे ब्लैंक। गौर कीजिएगा, अगर आपने रिटर्न टाइप मेंशन कर दी, अगर आपने कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप मेंशन कर दी, फॉर एग्जांपल वॉइड कर दिया, तो जावा एरर नहीं देगी। बाकी लैंग्वेजेस एरर देती हैं, जावा एरर नहीं देगी। लेकिन जावा इस कंस्ट्रक्टर को एक साधारण मेथड की तरह मान लेगी, फिर उसे कंस्ट्रक्टर का दर्जा, कंस्ट्रक्टर का स्टेटस नहीं देगी। सो मेक श्योर कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त उसकी कोई भी रिटर्न टाइप आप ना लिखें, नहीं तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं रह जाएगा, वो एक ऑर्डिनरी मेथड बन जाएगा। तीसरी और सबसे खास बात जो कंस्ट्रक्टर को इतना पॉपुलर बनाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में, आपने देखा नॉर्मली जब क्लास के अंदर कोई मेथड होता है तो हमें उसे कॉल करना पड़ता है। क्या यूज करके? डॉट ऑपरेटर यूज करके या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज करके। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी क्लास के अंदर एक शो नाम का मेथड है और मान लीजिए मैंने क्लास का एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो फ्रेंड्स मुझे कहना पड़ेगा जावा से एस डॉट शो, तब जाकर ये शो नाम का मेथड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन होता है द मोमेंट आपकी क्लास का क्रिएट करा जाता है ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना नहीं पड़ता, वो इम्प्लिसिटली जावा द्वारा कॉल कर दिया जाता है जैसे ही क्लास का हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। इसको मैं आपको भी प्रैक्टिकली आईडी में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कंस्ट्रक्टर के बारे में, और वो ये कि जावा में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम का कॉन्सेप्ट भी होता है। ये क्या होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? तो फ्रेंड्स, जब भी हम जावा में कोई क्लास बनाते हैं और अगर हम अपनी क्लास में अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, मैंने कोई क्लास बनाई उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया मतलब कोई ऐसा मेथड नहीं बनाया जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा हो, तो फ्रेंड्स ये जावा की तरफ से एक इन्विटेशन है, जावा की तरफ से एक मौका है, और वो मेरी क्लास के अंदर ऐड कर देगी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा ना, तो जावा मेरी क्लास के अंदर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगी, जावा का कंपाइलर, और उस कंस्ट्रक्टर को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। से फॉर एग्जांपल आप इस छोटी सी क्लास को देखिए, क्लास का नाम है अकाउंट, क्लास के अंदर क्या क्या दिख रहा है? सिर्फ 3 डेटा मेंबर दिख रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल दिख रहे हैं, अकाउंट आईडी, नेम और बैलेंस, और मैंने कुछ भी नहीं बनाया है क्लास में। ऑटोमेटिकली जब ये क्लास कंपाइलर के पास जाएगी तो कंपाइलर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करेगा, और वो चेंज आपको राइट साइड पे दिखेगा। दिख रहा है आपको कुछ? कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली मेरी क्लास के अंदर ये एक कोड ऐड कर दिया है।
और फ्रेंड्स ये कोड कौन है? ये आपकी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इस बात को भी नोटिस करिएगा, इसकी बॉडी टोटली ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। अभी इस तरफ मत जाइए, ये आ क्यों रहा है क्लास में। अभी बस इतना मान लीजिए, जावा की हर क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा। आप बनाएंगे तो आपका होगा, और आप नहीं बनाएंगे तो वेरी गुड। आप नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर का कंस्ट्रक्टर आएगा, जिसको C++ जावा सभी में बुलाया जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। राइट, अब आते हैं अपन आईडी पे, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए। तो नोटिस करिए, मैंने एक क्लास का स्केलेटन बना के रखा है। इसके अंदर मैं ऐड करता हूं प्राइवेट INT अकाउंट आईडी। ठीक है, ये अकाउंट आईडी हो गई। प्राइवेट स्ट्रिंग फॉलोड बाय नेम, ये नेम हो गया। प्राइवेट डबल फॉलोड बाय बैलेंस, ये हमारी क्लास के अंदर का बैलेंस नाम का मेंबर हो गया। ठीक है, अब मैं इस क्लास के अंदर एक मेथड देता हूं आपको, जो सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करेगा। लेट्स कॉल इट शो अकाउंट। ये हमारे अकाउंट की डिटेल्स को कंसोल पे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो मैंने क्या कहा, system.out.println id इज इक्वल्स टू प्लस अकाउंट आईडी। राइट, फिर मैंने कहा system.out.println नेम इज इक्वल्स टू प्लस नेम। फिर मैंने कहा system.out.println बैलेंस इज इक्वल्स टू प्लस फॉलोड बाय बैलेंस। सिंपल है, क्लियर है। अब अपन आते हैं ड्राइवर क्लास में। ये हमारी ड्राइवर क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ड्राइवर क्लास के अंदर आकर मैंने अगला स्टेटमेंट लिखा, अकाउंट obj इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। राइट, तो जावा में कोडिंग कन्वेंशन याद रखिएगा, जहां तक संभव हो सके ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के नाम लोअर केस में लिखा करिए, ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। राइट, तो कभी कभार स्लाइड में अपर केस में आ जाए तो आप प्रैक्टिकल करते वक्त उसको लोअर केस में लिख दीजिएगा। राइट, क्योंकि जावा रिकमेंड करती है कि आप जावा की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, और जावा की बेस्ट प्रैक्टिस जैसे ये कहती है मेथड का नाम लोअर केस में रखो, ऐसे रेफरेंसेस का नाम जो यहाँ ओबीजे है वो आपको शुरू करना चाहिए विद लोअर केस। ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं ये लाइन के चलने पर जावा क्या करेगी, तो आपका जवाब होगा ये लाइन के चलने पर जावा दो काम करेगी। पहला काम हम जानते हैं, हीप एरिया के अंदर हमारी अकाउंट क्लास का क्रिएट हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक अकाउंट आईडी नाम का मेंबर होगा। राइट, अकाउंट आईडी, एक नेम नाम का मेंबर होगा, और एक बैलेंस नाम का मेंबर। दूसरा काम जो जावा ऑटोमेटिकली करेगी वो ये, इस ऑब्जेक्ट के बनते ही वो आपकी क्लास में मौजूद कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगी, अपने आप कॉल कर लेगी। सवाल आता है, कंस्ट्रक्टर तो हमने कोई बनाया नहीं, तो किसे कॉल करेगी? तो यही तो समझना है, जब हमने नहीं बनाया है तो यहां कौन बैठा है? यहां छुप कर चुपचाप बैठा है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जावा उसे ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि वो कॉल हुआ। बस इसके बाद जब आप डेटा को डिस्प्ले करोगे तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू से डेटा इनिशियलाइज हुआ हुआ मिल जाएगा। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में गलतफहमी होती है कि सर ये जो अकाउंट आईडी में 0 आने वाला है, आपको याद होगा मैंने कहा था डेटा मेंबर डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे। अकाउंट आईडी में जो 0 आने वाला है, नेम में जो नल आने वाला है, बैलेंस में जो 0.0 आ रहा है, वो कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहा है, वो ऑटोमेटिकली जावा प्रोवाइड कर रही है। ये जावा का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी के लिए आप मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा, एम्प्टी बॉडी लेकर बैठा हुआ एक मेथड है जो बस ऑब्जेक्ट बनते ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद अगर मैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूं, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेटमेंट? obj डॉट शो अकाउंट, और अब मैं इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूं तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कोई कंस्ट्रक्टर जैसी चीज कॉल हुई। बस आउटपुट में आपको ये दिखेगा कि मुझे डेटा मेंबर की मिल रही है डिफॉल्ट वैल्यूज। जो नोटिस करिए, लेट मी शिफ्ट दिस अ बिट, जो आप नोटिस करिए आईडी की वैल्यू 0, नेम की वैल्यू नल, और बैलेंस की वैल्यू आपको मिल रही है 0. ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर इसमें ऐड करके दिखाता हूं। तो व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या करा फ्रेंड्स, मैंने यहां पर एक पीस ऑफ कोड और ऐड करा। कुछ नहीं कहा उस पीस ऑफ कोड में, उसमें बस एक लाइन मैंने लिखी, पब्लिक फॉलोड बाय अकाउंट, दैट्स इट। अंदर क्या लिखा मैंने? अंदर मैंने लिखा system.out.println कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। राइट, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो आपको इम्प्लिसिट कॉलिंग का मतलब समझ में आएगा, कैसे कंस्ट्रक्टर्स इम्प्लिसिट कॉल हो जाते हैं। राइट, अब देखिए, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, मैंने अपनी तरफ से एक ही मेथड कॉल करा है, शो अकाउंट, लेकिन मुझे आउटपुट में दो चीजें दिखेंगी। शो अकाउंट वाला डेटा तो दिखेगा ही, जो अभी भी आईडी में 0, नेम में नल, और बैलेंस में 0.0 है। लेकिन नोटिस करिए, बिल्कुल ऊपर एक लाइन और दिखेगी जो कहेगी कंस्ट्रक्टर कॉल। दिख रहा है? तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ
क्योंकि जैसे ही क्लास का आपने क्रिएट करा ऑब्जेक्ट, जावा ने अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी मानते हुए कॉल कर लिया क्लास में मौजूद कंस्ट्रक्टर। ये ग्राउंड रूल है जावा का। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। ये जावा मानकर चलती है जैसे ही न्यू कीवर्ड से आप क्रिएट करते हो कोई ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसीलिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? आउटपुट में आपको इसलिए मिल रहा है द मैसेज कंस्ट्रक्टर कॉल। तो इससे साबित हो गया कंस्ट्रक्टर्स अपने आप कॉल होते हैं। इनफैक्ट ये जो आप पैरेंथेसिस लगा हुआ देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये इसी बात का इशारा है कि जावा न्यू अकाउंट पे दो काम कर रही है, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना और उसके अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। ठीक है, अब मैंने आपसे स्लाइड में क्या बोला था? कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर को मौका देता है कि प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट को प्रॉपर वैल्यूज से इनिशियलाइज कर पाए। तो वो कोड प्रोग्रामर कहां लिखने वाला है फ्रेंड्स? वो कोड प्रोग्रामर लिखने वाला है अकाउंट नाम के इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी में। और यहां हमें क्या करना चाहिए? यहां हमें अपनी तरफ से वैल्यूज कर देनी चाहिए असाइन। तो मैंने क्या लिखा? मैंने कहा अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू 101। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू 0 पड़ी हुई थी वो इस 101 से रिप्लेस हो जाएगी। फिर मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू, लेट्स से अकाउंट होल्डर का नाम अमित। और फिर मैंने कहा बैलेंस इज इक्वल्स टू, लेट्स से 50,000.0। ये मैंने क्या करा? ये मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज को वाया कंस्ट्रक्टर रिप्लेस करा। इसीलिए तो इसका नाम कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हम ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज कर पाए। मेमोरी एलोकेट नहीं करता ये ऑब्जेक्ट के लिए। ये भी मत सोचिएगा क्या कंस्ट्रक्टर के कारण ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ रहा है, नहीं, ऑब्जेक्ट को मेमोरी न्यू दिलवा रहा है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक मौका दे रहा है कि प्रोग्रामर उस ऑब्जेक्ट का डेटा जो डिफॉल्ट है हटाकर अपनी मीनिंगफुल वैल्यू से इनिशियलाइज कर दे, जो हमने करा 101 अमित और 50,000.0 से। अब क्या होगा फ्रेंड्स? अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आपको दिखेगा, लेकिन आईडी, नेम और बैलेंस अब डिफरेंट वैल्यूज से हो चुके होंगे इनिशियलाइज। क्लियर? तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट का कर पा रहे हैं प्रॉपर इनिशियलाइजेशन। बट अगर आप टेक्निकली देखें तो इस प्रोग्राम में एक छोटा सा इशू है। क्या इशू है? अगर मैंने अकाउंट क्लास का एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है ना, लाइक मैंने स्टेटमेंट लिखा अकाउंट obj2 इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ये अकाउंट का सेकंड ऑब्जेक्ट बना। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स? कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल होगा, बिल्कुल दो बार कॉल होगा। जैसा मैंने कहा हर ऑब्जेक्ट के बनने पर जावा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी ही करेगी, तो कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल होगा। बट जब हम डेटा देखेंगे तो हमें डेटा दोनों का सेम दिखेगा। कौन दोनों का डेटा सेम दिखेगा? ओबीजे का भी और obj2 का भी। और ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। रियल वर्ल्ड में ये कैसे पॉसिबल है कि दो अकाउंट होल्डर्स की आईडी सेम हो जाए या पूरा डेटा सेम हो जाए, है ना? ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आउटपुट देखिए आप, कंस्ट्रक्टर कॉल दो बार लिखा हुआ आएगा, लेकिन दोनों अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स बिल्कुल सेम आ रही है। पहले वाले के लिए भी 101 अमित और 50,000, दूसरे वाले के लिए भी 101 अमित और 50,000। ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज से हो जाना चाहिए इनिशियलाइजेशन। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर दें? पैरामीटराइज कर दें। जैसे हमने मेथड्स पैरामीटराइज करे थे ना, ऐसे इसको भी हम पैरामीटराइज कर सकते हैं। क्या कर दें? तो मैंने एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास करा आईडी के नाम से, दूसरा आर्गुमेंट पास करा मैंने नेम के नाम से, नेम तो क्लास के अंदर है तो मैं यहाँ नाम एन लिख देता हूं, और तीसरा मैंने आर्गुमेंट पास करा यहाँ पर BAL के नाम से। ठीक है, अब मैंने अंदर क्या करा? अकाउंट आईडी में आईडी असाइन कर दी, नेम के अंदर फ्रेंड्स मैंने एन असाइन कर दिया, और बैलेंस के अंदर मैंने असाइन कर दिया BAL। राइट? यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक बात समझ में आई? अब इशू क्या आएगा? अब इशू ये आएगा कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहां से पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। अभी तक क्यों नहीं करने पड़ते थे? क्योंकि अभी तक आपकी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता था। याद रखिएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास में तभी तक रहता है जब तक आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को विड्रॉ कर लेती है, और फिर आपको अपने कंस्ट्रक्टर के अनुसार यहां से पास करने पड़ेंगे पैरामीटर्स। अब हमने कंस्ट्रक्टर कैसा बनाया? पैरामीटराइज बनाया, इसलिए हमको यहां से पैरामीटर देने पड़ेंगे। हर बार देना पड़ेगा जब जब क्लास का क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट। तो अब मैं यहां से पास करता हूं 101 पहले ऑब्जेक्ट के लिए, अमित, देन उसका स्ट्रिंग होगी नेम, और बैलेंस उसके लिए मैंने पास करा 50,000.0। अब कोई जबरदस्ती नहीं है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट बने उसमें भी मैं यही डेटा पास करूं। जबरदस्ती ये है कि डेटा पास हो, जबरदस्ती ये भी है कि तीन वैल्यूज पास हो, ये भी जबरदस्ती है कि वो तीन वैल्यूज में एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग और एक डबल होगी। लेकिन ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो 101 अमित और 50,000 ही होगा। तो मैं नेक्स्ट कस्टमर का डेटा पास कर देता हूं 102, नाम पास कर देता हूं उसका आशीष,
ASHISH आशीष, राइट, ये नाम हो गया, और बैलेंस मैंने उसका पास कर दिया 70,000 पॉइंट्स, राइट। तो अब क्या हो गया, अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, दोनों अपने अपने तरीके से मैंने इनिशियलाइज करे। एक को अमित की डिटेल से इनिशियलाइज करा, दूसरे को मैंने आशीष की डिटेल से इनिशियलाइज करा, और इनिशियलाइजेशन का कोड कहां लिखा मैंने, इनिशियलाइजेशन का कोड मैंने लिख दिया इस अकाउंट नाम के कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर। जैसे इस पीस ऑफ कोड को हम रन करेंगे, we'll get to see two different outputs, one for Amit and another one for Ashish. क्या सीखने को मिला, कंस्ट्रक्टर्स आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रॉपरली इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि बिना कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइज नहीं होगा, आप बिना कंस्ट्रक्टर के भी इनिशियलाइज कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स बनाकर, बट रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बन ही रहा है, जावा कंस्ट्रक्टर कॉल कर ही रही है, तो क्यों ना उसका बेनिफिट उठाया जाए और अपनी तरफ से इनिशियलाइजेशन का कोड करवा दिया जाए विद कंस्ट्रक्टर। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको समझ में आएगा जब आप जावा में आगे चलकर पढ़ेंगे टॉपिक विच इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वहां आपको दिखेगा कंस्ट्रक्टर एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसलिए कंस्ट्रक्टर को अपन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं इसके बिना भी तो कोड चल रहा है, लेकिन ये कोड ऑप्टिमाइज होगा, बेटर होगा अगर आप प्रोग्राम में यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर। तो आई होप आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ आ गया होगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स में और आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स इन जावा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर शोइंग ऑल द लव एंड सपोर्ट।